तो स्वागत है आप सबका फिजिक्स के PYQ सीरीज़ में। तो इस सीरीज़ में हम पुराने क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं CBSE के द्वारा वो हम डिस्कस करेंगे। और अभी फ़िलहाल मैं 2023 के पेपर में चैप्टर फर्स्ट फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इस चैप्टर से 2023 के जितने भी सेट थे CBSE के द्वारा पूछे गए उन क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। ये फर्स्ट पार्ट है वीडियो का, इसमें मैं 1 मार्क्स के और 2 मार्क्स के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। और इसकी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें मैं इसी चैप्टर के 2023 में पूछे गए 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, 5 मार्क्स के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम 1 मार्क्स के क्वेश्चन से। एक असर्शन रीजन का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया था, देखते हैं क्या है। असर्शन इज गिवन एज वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज अराउंड अ क्लोज्ड पाथ। एक क्लोज्ड पाथ के अराउंड वर्क डन, कैसा वर्क डन? चार्ज को मूव कराने का। इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो, ये असर्शन है। और रीजन क्या गिवन है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। वेरी गुड। तो हम जानते हैं कि भाई अगर कोई फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होगा, कंजर्वेटिव फोर्स हो कंजर्वेटिव, और आप कह सकते हैं कंजर्वेटिव फील्ड। तो कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल्स जैसा कि आपको याद हो क्या क्या थे? कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल थे इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड, ये कंजर्वेटिव फील्ड थे। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, ये कंजर्वेटिव फोर्स है। और कंजर्वेटिव फोर्सेस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जिनमें से एक प्रॉपर्टी क्या है कि अगर एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B, एक पॉइंट है C, अगर आप एक ऑब्जेक्ट को A से B तक पहुंचाओ, देन B से C तक पहुंचाओ, देन C से A तक पहुंचाओ, कुछ फोर्स लगा के आपको वर्क करना पड़ेगा। तो अगर ये फोर्स जो आप लगा रहे हो ये एक कंजर्वेटिव फोर्स है तो वर्क डन अराउंड क्लोज्ड पाथ जीरो आएगा। ये कंजर्वेटिव फोर्स की प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फॉर ऑल कंजर्वेटिव फोर्सेस, किसी भी तरह का कंजर्वेटिव फोर्स हो, वर्क डन अराउंड अ क्लोज पाथ। अच्छा, इसको इस तरह लिख के दिखाते हैं, क्लोज इंटीग्रल F डॉट डी आर, क्लोज इंटीग्रल F डॉट डी आर। F डॉट डी आर, व्हाट इज F डॉट डी आर? वर्क डन। एंड क्लोज बता रहा है, क्लोज साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि वर्क डन जो किया गया है वो क्लोज्ड पाथ के अराउंड किया गया, ये हमेशा जीरो आता है। ये प्रॉपर्टी आप लोग याद रखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कंजर्वेटिव फोर्सेस की। तो हम जानते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, बिल्कुल सही बात है। और सभी कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए वर्क डन अराउंड अ क्लोज्ड पाथ जीरो आता है। तो इसका मतलब असर्शन इज ट्रू, असर्शन जो है वो हमारा ट्रू है, और रीज़न जो दिया गया है वो भी इसका करेक्ट रीज़न है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया होगा, असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज ट्रू, बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, दिस इज अवर ऑप्शन। ओके, तो ये हमारा इसका आंसर होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड में, और CUET वगैरह में भी ऐसे क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। भाई पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सबको पता होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। हर एक बच्चे को इलेक्ट्रिक चार्ज, एक इलेक्ट्रिक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला आराम से याद होना चाहिए। और अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखे तो एक आर कैप और लगा देंगे, बट फिलहाल देखते हैं इसमें क्या बोला गया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस 4 मीटर इज दिस। ओके, इफ आर इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस ये जो आर है दिस इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस कह रहा है 4 मीटर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड है 9 न्यूटन पर कूलम। तो E इज गिवन 9, R इज गिवन 4, दिस इज अवर E एंड दिस इज अवर R। फॉर द सेम चार्ज, मतलब उसी चार्ज के लिए, फॉर द सेम चार्ज ऑब्जेक्ट, सॉरी, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 16 न्यूटन पर कूलम विल बी एट। वो बोल रहा है किसी चार्ज के लिए
4 मीटर पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वो 9 है, और उसी चार्ज के लिए कितनी डिस्टेंस पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड 16 न्यूटन पर कूलम होगा, ये आपको बताना है। तो ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। फर्स्ट इसके लिए ये इक्वेशन, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, फर्स्ट कंडीशंस के लिए अप्लाई करेंगे तो E विल बी 9 एंड दिस इज अवर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वैसे इसकी वैल्यू सब जानते हैं, 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q, व्हाट इज द Q नॉट गिवन, एंड R 4 का स्क्वायर 16, ऑलरेडी मीटर में है तो यूनिट कन्वर्ट नहीं करनी, और ये चार्ज सेम है कह रहा है वो, तो न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड है 16, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q वही रहेगा जो सेम पहले था, R हमें निकालना है, R वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R। दिस दोनों को डिवाइड कर दो तो ये वैल्यूज कैंसिल्स, ये वैल्यूज कैंसिल, दिस इज द कैलकुलेशन 9/16 is equal to, and this will become R square upon 16. Okay, then 16 cancel and R will be plus minus 3, क्योंकि R square is equal to 9, then R will be plus minus √9 और plus minus 3 मीटर। तो C is the correct option, C is the correct option here. Okay, तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस था। नेक्स्ट इसे देखते हैं। An electron experiences a force this, गाइस इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स दिया है इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स बोल रहा है, और वो फॉर्मूला हम जानते हैं F इज इक्वल टू QE। और हाँ, मेन बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली क्या है कि भाई जब भी हम बात करते हैं वेक्टर इक्वेशन की, हेयर फोर्स इज अ वेक्टर, फील्ड इज अ वेक्टर, तो चार्ज को विद साइन लेना है, विद साइन लिखना है यहाँ पर। तो अगर ये प्रोटॉन होता देन दिस इक्वेशन विल बिकम प्लस ई, ओके, बट हमें तो इलेक्ट्रॉन दिया है तो इस Q को क्या लिखना होगा, F इज इक्वल टू, दिस Q विल बिकम माइनस E, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस एलिमेंट्री चार्ज माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, दिस इज कॉल्ड एलिमेंट्री चार्ज। और इलेक्ट्रॉन पे माइनस E चार्ज होगा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज E वेक्टर। सो दिस इज द इक्वेशन, ध्यान रखें जब भी किसी वेक्टर इक्वेशन को लिखना है और उसमें चार्ज इन्वॉल्व हो तो चार्ज को विद साइन लिखना है, ध्यान रखें। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर एनी वेक्टर इक्वेशन, फॉर एनी वेक्टर इक्वेशन चार्जेस मस्ट हैव देयर साइन, उनको उनके साइंस के साथ लिखना है, सिंबल तो लिखना ही है बट विथ साइन वैल्यू लेनी है जब भी कोई वेक्टर इक्वेशन इन्वॉल्व हो। ओके, तो आगे हम देखते हैं अब क्या बोल रहा है इसमें। फोर्स गिवन इज दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, तो F इज गिवन हेयर, F इज ऑलरेडी गिवन हेयर, यहाँ पे देखते हैं F इज ऑलरेडी गिवन हेयर एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वी ऑलरेडी न्यू इट। तो हमें क्या बस कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये बहुत ही सिंपल है, E इज इक्वल टू F अपॉन माइनस E, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम F, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F, 1.6 इंटू 10⁻⁻16 अपॉन एंड I कैप, also there is an I cap and minus E, यानी कि minus 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम, then 1.6 and 1.6 cancel outs and E will become minus of, ये minus आगे चला गया I cap, minus of I cap and 10 to the power, जब ये 19 ऊपर जाएगा plus 19 तो minus 16 plus 19, this will become plus 3, तो minus I cap बट 10 to the power 3, तो कौन सा ऑप्शन सही है, माइनस आई कैप हो, माइनस आई कैप एंड 10 to the power 3, बी इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर। ओके, नाउ नेक्स्ट, हाँ ये बहुत ही मैंने क्वेश्चन देखा, इसका मेरा आंसर मैंने चेक किया और मैंने काफ़ी जगह सर्च किया, तो
अलग अलग आंसर्स हैं, बट मैं आपको यहाँ पर वो आंसर बताऊंगा जो CBSE ने आंसर की में मार्किंग स्कीम में दिया है बेटा। Two charges Q1 and Q2 are placed at the center of two spherical conducting shells. Spherical conducting cells, these are two spherical conducting cells. इस पे Q1 चार्ज है at the center and Q2 charge at the center. The shells are arranged such that centers are D is greater than R1 plus R2. मतलब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो D है वो इनकी रेडियस के सम से ज़्यादा है, मतलब इन दोनों की रेडियस का जोड़कर जितना आएगा D उससे ज़्यादा है। तो ये अरेंजमेंट जो हमने किया है ये इस अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं। द फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, Q2 पे Q1 कितना फोर्स लगाएगा, तो इसका ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, इसका आंसर है 0। अब ये 0 आंसर मैंने जब नेट पे चेक किया 0 किसी का आ ही नहीं रहा, 0 आंसर। क्यों? क्योंकि भाई चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड ये नहीं बोला है क्या कि व्हाट इज द फोर्स बिटवीन स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल्स, बिटवीन शेल्स नहीं पूछा है फोर्स, फोर्स पूछा है बिटवीन दीज चार्जेस। और अगर आपको याद हो कंडक्टिंग शेल्स हैं, अगर ये मान लो ये प्लस Q2 चार्ज है और ये प्लस Q1 चार्ज है, तो शेल्स का चार्ज अंदर रहता ही नहीं है, ये चार्ज अंदर स्टे नहीं करेगा, ये चार्ज शेल्स पे आ जाएगा, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, कंडक्टिंग शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। तो ये चार्जेस कितना फोर्स लगाएंगे भाई, चार्जेस है ही नहीं वहाँ, तो फोर्स कहाँ से लगाएंगे। या फिर ऐसा समझो कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यहाँ अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो बाहर बाहर फील्ड रहेगा, अंदर फील्ड रहेगा नहीं। तो इन दोनों के अंदर जो चार्ज रखे हैं वो एक दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे, कोई फोर्स नहीं लगाएंगे। इसको शील्डिंग इफेक्ट, अगर आपको याद हो, शील्डिंग इफेक्ट भी इसी को बोला गया है। ओके मतलब अगर किसी कंडक्टिंग शेल के अंदर चार्ज रख दिया जाए, ठीक है, तो बाहर कुछ भी लगता रहे, कितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगता रहे, भाई अंदर इसको कोई फोर्स फील नहीं होगा। तो ये चार्ज क्योंकि कंडक्टिंग शेल्स के अंदर है इसलिए कोई किसी पे कोई चार्ज नहीं लगाएगा। हाँ अगर बोलता शेल्स कितना फोर्स लगाएंगे एक दूसरे पे, वो कर सकते हैं, बट ये जो चार्जेस हैं शेल्स के अंदर वो कोई फोर्स नहीं लगाएंगे। सी इज द करेक्ट ऑप्शन और यही आंसर गिवन है मार्किंग स्कीम में। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो 1 मार्क्स क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर, तो डायपोल की लेंथ को 2L से शो करते हैं एंड दिस लेंथ विल बी हेयर 2 × 10⁻² मीटर is placed at an angle 30 degree with the electric field. So theta is given 30 here and value of electric field is also given 2 × 10⁵ Newton per coulomb. This is our electric field. If the dipole experiences a torque of 8 × 10⁻³ value of torque is also given 8 × 10⁻³ Newton meter. ओके न्यूटन मीटर को जूल भी कहते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज ऑफ द डायपोल, दोनों में से कोई एक चार्ज हो डायपोल का, उसका मैग्नीट्यूड बता दो। तो हम जानते हैं भाई कि टॉर्क का फॉर्मूला, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क, टॉर्क इज द PE sin थीटा एंड व्हाट इज द P इज द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट Q2L and E and sin theta. We have to calculate the Q. The value of torque is 8 × 10⁻³ what is the Q we have to find out. What is the 2L, 2 × 10⁻². what is the value of E, क्या है भाई E की वैल्यू 2 × 10⁵ है और sin 30, और ये तो कौन नहीं बता सकता sin 30 क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ओके एंड दिस 2 ये 2 8 को खा गया, बना 2 चौक 8, 2 खा गया 8, 2 चौक 8, वेरी गुड। ओके 4 × 10⁻³ एंड दिस इज अवर 10⁻³ ओके 10⁻³ और ये जब इधर जाएगा तो ये दिस 10⁻³ अपॉन में, और जब ये ऊपर जाएगा तो -6 बनेगा और -6 मीन्स माइक्रो, तो 4 माइक्रो कूलम इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर। ओके
नाउ नेक्स्ट, अब हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे 2 नंबर में क्या क्या क्वेश्चन आए थे। 2 स्मॉल कंडक्टिंग बॉल्स ए एंड बी। ओके भाई, कंडक्टर है, बॉल्स हैं ए और बी। अच्छा ध्यान रखें, अगर कंडक्टिंग बॉल है तो अंदर से हॉलो हो चाहे अंदर से फिल्ड हो पूरा कंडक्टर से, चार्जेस हमेशा सरफेस पर ही रहेंगे। ओके, रेडियस ऑफ ए इज r1 and radius of B is r2. Very good. Charges are q1 and q2 and they are connected by a wire. कह रहा है भाई ये तार से जुड़ गए दोनों। Obtain the expression for charges on A on B. जुड़ जाने के बाद A पे कितना चार्ज होगा और B पे कितना चार्ज होगा। वेरी गुड। तो जब इनको कनेक्ट नहीं किया था शुरू में, इनिशियली जब इनको हमने जोड़ा नहीं था, उस टाइम पर इन पे टोटल चार्ज कितना था, Q1 प्लस Q2, दोनों सिस्टम का टोटल चार्ज। सपोज ये वैल्यू कुछ है, कोई कांस्टेंट है, सपोज कैपिटल Q। जब हम इनको जोड़ चुके होंगे, जोड़ने के बाद दोनों पे, यहाँ पे मैं डायग्राम बना देता हूँ, जब ये जुड़ चुके होंगे, ये तो था इनिशियली पहले। ओके, इनिशियली तो ये कंडीशन थी, एक पे चार्ज Q1, एक पे चार्ज Q2, एक की रेडियस R1, एक की रेडियस R2। बहुत बढ़िया। अब जब जुड़ गए दोनों, फाइनली तार जुड़ गई, तो भाई आपको पता होगा कि चार्ज एक से दो में, दूसरे से एक में जाएगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, एंड ऑल एंड दैट, ये सब चीज़ें। पर भाई जब ये दोनों जुड़ चुके होंगे, रेडियस तो इसकी वही रहेगी जो थी, है ना, R1, इसकी भी रेडियस क्या रहेगी, R2, बट इसका चार्ज अब बदल गया होगा, चार्ज अब बदल गया होगा। तो सपोज इसका चार्ज अब बदल कर हो गया Q1 डैश और इसका चार्ज अब बदल कर हो गया है Q2 डैश। तो भाई Q1 डैश प्लस Q2 डैश चार्ज कैन नेवर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, ना बनेगा ना खर्च होगा। तो मतलब ये हो गया कि भाई चार्ज उतना ही रहेगा जितना पहले था। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जब इनको जुड़ गया होगा लेकिन इनका पोटेंशियल सेम हो गया होगा, है ना, आफ्टर कनेक्टिंग, आफ्टर ज्वाइनिंग इनका पोटेंशियल सेम हो गया होगा सरफेस पे। तो आफ्टर ज्वाइनिंग यानी कि फाइनली पोटेंशियल ऑन ए कितना होगा, पोटेंशियल ऑन ए, पोटेंशियल बी ऑन शेल बी भी उतना ही होगा। तो ए पे कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डैश अपॉन R1, और बी पर कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 डैश अपॉन R2, और वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों तरफ था तो कैंसिल हो गया। तो इस हिसाब से Q1 डैश कितना आ गया हमारा, R1 अपॉन R2 एंड Q2 डैश। सही है, तो हमें यही तो बताना है कि आफ्टर ज्वाइनिंग कितना हो गया, ये आफ्टर ज्वाइनिंग कितना हो गया है। तो इस इक्वेशन की हेल्प से Q2 डैश निकाल लो, कितना आएगा Q2 डैश, Q2 डैश विल बिकम R1 अपॉन R2 कैपिटल Q माइनस Q1 डैश, कैपिटल Q माइनस Q1 डैश। तो क्या बन गया, Q1 डैश इज इक्वल टू R1 अपॉन R2, ओके, एंड Q, और Q हमें गिवन क्या है क्वेश्चन में, Q1 एंड Q2। याद रखना, जब भी फिजिक्स में एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने होते हैं ना, तो हम उन्हीं वैल्यूज में एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करते हैं जो क्वेश्चन में गिवन हो। अब क्वेश्चन में गिवन है Q1 Q2 एंड R1 एंड R2, तो मुझे यहाँ से सब कुछ हटा के Q1 डैश को R1 R2 Q1 Q2 की टर्म्स में लाना होगा। तो इस कैपिटल Q की वैल्यू Q1 प्लस Q2 भी है, तो मैंने पुट कर दिया Q1 प्लस Q2, और जो ये था भाई मेरा क्या, Q1 डैश, इसको मैंने अलग लिख दिया। समझ में आ गया। तो मैंने क्या करा, R1 अपॉन R2 को अलग अलग कर दिया, मतलब R1 अपॉन R2 Q के साथ अलग और R1 अपॉन R2 Q1 डैश के साथ अलग। अब Q की वैल्यू Q1 प्लस Q2 लिख दी, ये यहाँ ऊपर से ये वाली, तो Q1 डैश बन गया। अब ये Q1 डैश इधर आ जाएगा, तो दिस विल बिकम Q1 डैश प्लस R1 अपॉन R2 Q1 डैश इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 Q1 प्लस Q2। ओके, तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो यहाँ बनेगा क्या, Q1, यहाँ एलसीएम लेंगे तो Q1 डैश कॉमन आ जाएगा, दिस विल बिकम R1 प्लस R2 अपॉन R2। ओके, तो ये Q1 डैश कॉमन था, R2 की इंटू यहाँ हो गई, और देखेंगे और इधर क्या मिल रहा है हमें, R1 अपॉन R2 Q1 प्लस Q2। R2 से R2 कैंसिल, तो Q1 डैश कितना आया, मैं ये
आंसर मैं इधर लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना। तो क्या बनेगा, Q1 डैश इज इक्वल टू, ये R1 प्लस R2 इधर अपॉन में आ गया, तो दिस विल बिकम R1 अपॉन R1 प्लस R2 एंड Q1 प्लस Q2। सिमिलरली गाइज आप Q2 डैश भी फाइंड आउट कर सकते हो। अब ये काम आपका है सॉल्व करना। Q2 डैश कितना आएगा ये मैं बता देता हूँ आपको, ये आएगा R2 अपॉन R1 प्लस R2 एंड Q1 प्लस Q2 एंड दिस इज अवर आंसर। ओके, तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। डिपिक्ट द ओरिएंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो भाई स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये तो सबको पता ही होगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है भाई, स्टेबल इक्विलिब्रियम एक ऐसा इक्विलिब्रियम होता है, पहले मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बना देता हूँ, आप सुने। स्टेबल इक्विलिब्रियम एक ऐसा इक्विलिब्रियम होता है जिससे ऑब्जेक्ट को अगर हम एक बार हटाएं, वो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, और उस इक्विलिब्रियम से हम ऑब्जेक्ट को हटाएं तो ऑब्जेक्ट वापस उसी इक्विलिब्रियम में आ जाए, जिद्दी मतलब जिद्दी इक्विलिब्रियम, तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम। और जो बेचारा शरीफ सा है उसको क्या बोल दिया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब ऐसा इक्विलिब्रियम जिसे उसकी जगह से हटाओ तो वहाँ से हट जाए और किसी दूसरे इक्विलिब्रियम में बेचारा चला जाए, तो ये सीधा आदमी है अनस्टेबल। और स्टेबल एक जिद्दी इक्विलिब्रियम है, एकदम जिद्दी, मैं ही हूँ बस जो हूँ, है ना। तो सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पर आपने क्या किया, ऐसे रख दिया एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, इधर माइनस क्यू इधर प्लस क्यू, ठीक है। तो भाई अगर आप इसको ना इसकी पोजीशन से हटाओगे, इस तरफ घुमाओगे, ऐसे घुमाओगे इसको, तो क्या होगा, ये माइनस इधर चला जाएगा, ठीक है। अब फिर क्या होगा, जैसे ही आप फोर्स हटाओगे ये प्लस इस माइनस को खींचेगा अपनी तरफ वापस, और देखो ऐसा होगा, ये मान लो आपने ऐसे रोटेट कर दिया, ये माइनस खिसक के इधर चला गया और ये प्लस खिसक के इधर चला गया। जैसे ही आप फोर्स हटाओगे प्लस इस माइनस को खींच लेगा और ये माइनस साइड इस प्लस को खींच लेगी, तो ये फिर से उसी इक्विलिब्रियम में वापस आ जाएगा। एक दूसरा इक्विलिब्रियम देखो, सपोज ये है प्लस क्यू, ये है माइनस क्यू, तो अभी चेक करो ये इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, बिल्कुल है। ये प्लस वाला प्लस को खींच रहा है और माइनस साइड माइनस को खींच रही है, दोनों तरफ इक्वल फोर्स है, चार्ज सेम है, फील्ड सेम है, तो ये इक्विलिब्रियम में। अब इस बेचारे को मैंने यहाँ से ऐसे रोटेट कर दिया इस डायरेक्शन में, ये ठीक है, तो प्लस इधर आ गया माइनस इधर आ गया। अब क्या होगा, ये प्लस प्लस को रिपेल करेगा और माइनस इस प्लस को अट्रैक्ट करेगा, तो ये प्लस इधर चला जाएगा। और सिमिलरली ये जो माइनस है डाइपोल का, प्लस इसको अपनी तरफ खींचेगा और ये माइनस इसको धकेलेगा, तो ये बेचारा घूम के ऐसा हो जाएगा, माइनस इधर प्लस इधर, ठीक है। जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, इस वाले केस में कि भाई प्लस माइनस को वापस ला जा रहा है और माइनस प्लस को वापस ला जा रहा है इधर, तो इसका मतलब ये हो गया, ये है जिद्दी इक्विलिब्रियम, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम, ओके। और ये कैसा इक्विलिब्रियम हो गया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो कह रहा है डिपिक्ट द ओरिएंटेशन ऑफ डाइपोल, कह रहा है डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख कर दिखाओ जब वो स्टेबल में हो और जब वो अनस्टेबल में हो। तो भाई मैं यहाँ दो डायग्राम बना देता हूँ, ये डायग्राम बनाने थे, ये इसका आंसर था। इलेक्ट्रिक फील्ड का ये प्लस साइड और ये माइनस साइड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लस साइड और ये माइनस साइड, ठीक हो गया। यहाँ पे एक दूसरे कलर का पेन ले लेते, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। तो हाँ, तो क्या हुआ कि भाई ये रहा डाइपोल हमारा, ये रहा इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। दिस इज आवर माइनस एंड दिस इज आवर प्लस चार्ज। तो भाई अब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। क्यों, चेक करो आप सभी चेक करो कि भाई ये इक्विलिब्रियम तो है ही, पर ये इक्विलिब्रियम स्टेबल भी है। क्यों स्टेबल है, क्योंकि जैसे ही मैं इस माइनस को ऊपर या नीचे की तरफ खिसकाऊंगा, प्लस इसे वापस खींच लेगा यहीं जहाँ पे ये था, और सेम इस प्लस को अगर ऊपर या नीचे खिसकाऊंगा तो ये माइनस इसको वापस ले आएगा, तो स्टेबल है। और अगर प्लस इधर हो और माइनस इधर हो डाइपोल का, ये भी इक्विलिब्रियम है, बट ये इक्विलिब्रियम कैसा है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। और जैसा कि आप जानते ही हैं, स्टेबल और अनस्टेबल कैसा भी इक्विलिब्रियम हो, डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो वो होती है U इज इक्वल टू माइनस पी ई
cos theta and theta is the angle between dipole moment एंड ई। और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है हमेशा सर, नेगेटिव से पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा चलता है ये पी। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट केस में स्टेबल इक्विलिब्रियम में पी किधर होगा सर, पी इधर होगा माइनस क्यू से प्लस क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ लग रखा है बाहर से। ध्यान रखना ये इलेक्ट्रिक फील्ड वो है जो बाहर से लग रहा है एक्सटर्नली, और ये P कौन सा है, डायपोल का। ये मत समझना कि ये फील्ड भी डायपोल का है। ठीक है, तो डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, वो डायपोल का डायपोल मोमेंट किधर है, डायपोल का डायपोल मोमेंट है ये रहा इस तरफ स्टेबल में। ठीक है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, और E भी इधर है। तो E और P के बीच कितने का एंगल है, 0 का। तो थीटा कितना होगा, 0, और ये 0 जब इस U के फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ये बनेगा U इज इक्वल टू माइनस PE cos 01। और इस फॉर्मूले में सर P किधर है सर, P इधर है इसका, दिस इज अवर P एंड दिस इज अवर E। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, P माइनस से प्लस, सर राइट से लेफ्ट है P, इलेक्ट्रिक फील्ड सर लेफ्ट से राइट, तो थीटा 180, थीटा 180, तो U कितना बनेगा माइनस PE, और cos 180 माइनस 1, एंड दिस माइनस माइनस विल बिकम प्लस PE। ओके, तो ये था स्टेबल जिद्दी इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल सीधा इक्विलिब्रियम बेचारा। ओके, तो ये 2 मार्क्स का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो मैं 3 मार्क्स, 4 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा। दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन। कंसीडर 2 आइडेंटिकल पॉइंट चार्ज, 2 एक जैसे चार्ज हैं भाई, सेम अमाउंट सेम नेचर, प्लेस्ड एट 0 0 एंड A0। एक 0 0 ओरिजिन पे रखा है और एक एक्स एक्सिस पे A डिस्टेंस पे A0 पे रखा है। इज देयर अ पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग देम एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। कह रहा है इन दोनों के बीच में कोई ऐसा पॉइंट होगा जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो भाई बिल्कुल देखो, बीचों बीच एक पॉइंट होगा कहीं ना कहीं यहाँ पर प्लस, क्योंकि इस फर्स्ट वाले की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, इस प्लस वाले की वजह से यहाँ पर फील्ड आउटसाइड, तो कहीं ना कहीं दोनों के फील्ड इक्वल होंगे जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो हम बोलेंगे यस, हाँ बिल्कुल होगा। इन दोनों को मिलाने वाली लाइन में, मतलब लाइन जॉइनिंग जो है इनकी, इस लाइन जॉइनिंग में कोई पॉइंट ऐसा जरूर होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0। अगर ये चार्ज अपोजिट होते तब कभी भी नहीं होता लाइन जॉइनिंग पे, बाहर होता इधर या इधर, चेक करते वो किधर, पर इन दोनों के बीच में नहीं होता तब। पर क्योंकि सेम चार्ज है, मतलब या तो दोनों माइनस या तो दोनों प्लस, ऐसी कंडीशन में लाइन जॉइनिंग पे होगा ही होगा, क्योंकि दोनों प्लस प्लस है तो भी अपोजिट डायरेक्शन बनेगी, दोनों माइनस माइनस है तो भी अपोजिट डायरेक्शन बनेगी। हाँ, जो पोटेंशियल अगर पूछ लेगा कि पोटेंशियल 0 है क्या दोनों के लाइन जॉइनिंग में, तो पोटेंशियल स्केलर है। ठीक है, तो पोटेंशियल में डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, तब पोटेंशियल में चार्ज का अमाउंट वगैरह देखा जाएगा, वो सब देखा जाएगा पोटेंशियल 0 है या नहीं। तो पोटेंशियल के बारे में कमेंट नहीं कर सकते हम अभी क्वेश्चन सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का है। सेम क्वेश्चन पोटेंशियल के लिए भी पूछा गया है, जब वो उस पर बात आएगी तो हम उसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये हमारे सारे क्वेश्चन थे यहाँ के। तो अब आगे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें 2023 के जितने भी सेट्स थे उसमें चैप्टर जो हमारा फर्स्ट है उसके 3 मार्क्स, 4 मार्क्स एंड 5 मार्क्स में जो जो पूछा गया है वो हम नेक्स्ट एक पूरी वीडियो में कंबाइन कर देंगे। तब तक के लिए सभी जुड़े रहें और देखते रहें आप सभी का चैनल फिजिक्स का चैनल। धन्यवाद।